नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम कोच पर। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन पढ़ाई आपकी चल रही होगी। बच्चों, आज की क्लास में जैसा कि आपने टाइटल देखा, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। बच्चों, सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये टॉपिक ऑर्डर रैंकिंग से बिल्कुल डिफरेंट है, उसके साथ मिक्स नहीं करना है आपको। ऑर्डर रैंकिंग की जो क्लास आपने इससे पहले देखा है, क्रम व्यवस्था जिसका नाम है, हिंदी में क्रम व्यवस्था कहते हैं, उस टॉपिक और इस टॉपिक में दोनों में अंतर है। क्या अंतर है मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं। ये आपकी कॉन्सेप्ट की पहली क्लास है। कॉन्सेप्ट की क्लास आपकी चलेगी एटलीस्ट 3 या 4 क्लास आपकी होगी। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे प्रैक्टिस की क्लास पर। लेकिन उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट की क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखना है ये टॉपिक, क्योंकि आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूपी के सभी एग्ज़ाम्स में ही पूछे जाते हैं ये। अदर स्टेट की अगर मैं बात करूं, अदर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं पुलिस वगैरह के, उन सब में भी पूछा जाता है। और साथ साथ सेंट्रल की अगर मैं बात करूं एसएससी की, तो एसएससी के सभी एग्ज़ाम में सीटिंग अरेंजमेंट आपसे पूछा जाता है। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है इन सभी एग्ज़ाम के लिए। किंतु बैंकिंग में ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से बैंकिंग में ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं और साथ साथ पजल्स भी यहाँ से बनते हैं। लेकिन अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तभी आप पजल्स को सॉल्व कर पाओगे, इसलिए बेसिक आपको बहुत ही बढ़िया से सीखना होगा। तो आज की क्लास में हम लोग बेसिक से ही शुरुआत करने वाले हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि जो सीटिंग अरेंजमेंट और ऑर्डर रैंकिंग, ये दो टॉपिक हैं, इन दोनों में अंतर क्या है। मैं डिफरेंस क्यों बता रहा हूँ, अंतर क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे कि आप इनके क्वेश्चन को देख करके आसानी से पहचान सको और इन दोनों को मिक्स ना करो, क्योंकि दोनों के क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके अलग होते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ऑर्डर रैंकिंग में कुछ और इन्फॉर्मेशन देती हैं, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट में आने के बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन देती हैं। जैसे अगर कहा जाए ए के दाईं ओर बी है, तो यहां कहने का मतलब हो गया ठीक उसका पड़ोसी, उसके बगल वाला। लेकिन अगर हम ऑर्डर रैंकिंग की बात करें तो वहां पर रेंज वाली सिचुएशन बनने लगती है। वहां दायां बायां तो नहीं करते हैं, लेकिन वहां पर हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं और जिसमें रेंज बनता है। तो क्या अंतर है वो आप इस चीज को समझना। देखो, सबसे पहली चीज तो ऑर्डर रैंकिंग में आपने पढ़ा था कि दो टाइप के क्वेश्चन। पहला आपने देखा था कंपैरिजन बेस्ड। क्या देखा था आपने? कंपैरिजन बेस्ड, तुलनात्मक। तुलनात्मक क्वेश्चन आपने देखा था, जिसमें क्या हो रही थी, तुलना की जा रही थी, एट्रीब्यूट्स की तुलना की जा रही थी दी गई एंटिटीज के बीच में। और दूसरा आपका जो था वो था पोजीशन नंबर के बेसिस पर, मतलब स्थान की एक संख्या दी जाती थी जिसको हम लोग कैलकुलेट करते थे। कुछ एडिशन होता था, कहीं सब्सट्रैक्शन होता था, हम लोग पूरा कैलकुलेशन करते थे, फिर हम बताते थे वहाँ पर संख्या क्या होता था। कभी कुल संख्या पूछी जाती थी, कभी लेफ्ट से पोजीशन, कभी राइट से पोजीशन, ये सारी बातें होती थी। लेकिन जब हम सीटिंग अरेंजमेंट में आते हैं तो सीटिंग अरेंजमेंट में कंपेरिजन तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर पोजीशन की बात होगी, पोजीशन नंबर की बात होगी, लेकिन यहाँ कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करना होगा। कैलकुलेशन नहीं होगा, फिर क्या होगा इसमें, अगर कैलकुलेशन नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट और राइट की बात होगी। क्या होगी? लेफ्ट और राइट की बात की जाएगी यहाँ पर। तो देखो बच्चों, एक बात समझना आप, लेफ्ट राइट वहाँ भी था, लेकिन वहाँ पोजीशन के साथ साथ चलता था और उसी पोजीशन से हमें मतलब होता था, हम कैलकुलेट करते थे। यहाँ लेफ्ट राइट ही होगा और पोजीशन का जो यहाँ पर पोजीशन दिया जाएगा, उस पोजीशन से हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। बस जो व्यक्ति जहाँ आएगा उसकी सीट वहाँ फिक्स करके उसको बैठा दिया जाएगा। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, बैठक व्यवस्था। बात समझ में आ गई ना? तो देखो, ये दोनों टॉपिक इसलिए मैंने दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस कर रखा। काफ़ी स्टार्टिंग में ही मैंने ऑर्डर रैंकिंग पढ़ाया था और लास्ट में हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, जिससे एक प्रॉपर गैप बन सके और आप लोग दोनों टॉपिक को बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर सको, अलग अलग कर सको। ठीक है, तो चलो आते हैं, शुरुआत करते हैं हम सीटिंग अरेंजमेंट की। देखते हैं सीटिंग अरेंजमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं।
बच्चों सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक की अगर बात की जाए तो ये टॉपिक 3 टाइप के क्वेश्चंस में कंप्लीटली डिवाइडेड है। पहला आपका आता है, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, मैं हिंदी यहाँ पर बोलूँगा और इंग्लिश लिखूँगा बोर्ड पर। तो जो हिंदी में बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो हिंदी में लिखते जाएंगे साथ साथ। तो देखो यहाँ पर क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट में पहला जो आपका क्वेश्चन आता है वो होता है लीनियर का, जिसको क्या कहते हैं, रैखिक, लीनियर अरेंजमेंट, रैखिक व्यवस्था। दूसरा उसके बाद आता है आपका सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट हिंदी में इसको कहते हैं वृत्तीय व्यवस्था। फिर आपका तीसरा आता है पॉलीगोनल। पॉलीगोनल अरेंजमेंट जिसको हम कहते हैं बहुभुजी व्यवस्था। ध्यान देना यहां पर क्या क्या है, ये है रैखिक, नाम से इसके पता चल रहा है ये रैखिक है, एक लाइन में है, एक पंक्ति में है, इस तरह से। अब यहाँ पर सिर्फ एक पंक्ति नहीं, दो सिचुएशन बनती है यहाँ पर भी, सिंगल लाइन का और डबल लाइन का। दो तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। सिंगल लाइन में केवल एक लाइन में लोग बैठे होंगे, और डबल लाइन में दो लाइन में लोग बैठे होंगे एक दूसरे के सामने मुख करके। ठीक, उसके बाद फिर आपका सर्कुलर अरेंजमेंट जो आता है, जिसको हमने क्या कहा, वृत्तीय व्यवस्था। हिंदी में क्या होता है, ये वृत्तीय व्यवस्था। तो यहाँ पर आपको पढ़ना होगा 3 तरह का अरेंजमेंट, इसके अंदर 3 तरह का अरेंजमेंट पढ़ना होगा। पहला होगा इनसाइड, और दूसरा होगा आउटसाइड, और तीसरा होगा आपका मिक्स्ड। इनसाइड का मतलब क्या होता है, फेसिंग टुवर्ड्स इनसाइड, मतलब केंद्र की ओर। क्या है ये, केंद्र की ओर, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, अंदर की तरफ मुख करके। और आउटसाइड का मतलब है बाहर की तरफ मुख करके। और मिक्स्ड का मतलब है यहां पर इनसाइड और आउटसाइड बोथ। तो ये आपका 3 तरह का अरेंजमेंट इसके अंदर होता है। कैसे होता है, मैं उसको यहाँ पर सर्कल में आपको समझा देता हूँ। देखो क्या होता है, वृत्ताकार पोजीशन होती। कैसे होती वृत्ताकार, देखो आप ऐसे समझो, कभी भी आप अगर दोस्तों के साथ बैठते हो तो एक दूसरे से बातचीत करने के लिए वृत्ताकार आकार में बैठ जाते हैं। कभी कभी कॉफ़ी टेबल पर या चाय के टेबल पर बैठते हो तो टेबल ही सर्कुलर होता है, उसके चारों ओर, उसके अराउंड हम क्या करते हैं, चेयर्स लगा कर लेते हैं, कुर्सियाँ लगाते हैं, और वृत्ताकार शेप बना करके बैठते हैं, बिल्कुल गोल इसी तरह है, जिससे कि हम एक दूसरे से बातचीत कर सकें। उसमें सिचुएशन तमाम होती है, पड़ोसी होते हैं एक दूसरे के, और आमने सामने कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, सम्मुख हो जाते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें उन्हीं पर बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर आप सर्कुलर में देखोगे तो एक सिचुएशन यही होती है जिसकी हमने चर्चा की, इनसाइड का। जैसे मैंने कहा कि जैसे आप चाय पीने बैठे हैं या कॉफ़ी पीने बैठे हैं या भोजन करने बैठे हैं आप, तो उन सभी सिचुएशन में आप इनसाइड ही फेस करते हो, अंदर की तरफ ही मुख करते हो। ठीक, दूसरा वाला जो केस होता है वो आउटसाइड होता है। वो क्या होता है, आउटसाइड होता है, बाहर की तरफ मुख करके यहाँ पर अरेंजमेंट में बैठाया जाएगा।
तो ध्यान देना, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको ये बताया जाएगा इनसाइड आउटसाइड, और अगर किसी क्वेश्चन में नहीं बताया जाता इनसाइड या आउटसाइड तो बाय डिफॉल्ट आपको इनसाइड ही एज्यूम करना है, इनसाइड मान के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और कभी कभी क्लू रहेगा, जैसे कि मैंने अभी कहा ना, कॉफ़ी टेबल है चाय का टेबल, बिल्कुल इसी तरह कभी कभी क्लू रहता है कि सपोज करो ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि 5 लोग बैठे हैं वृत्ताकार टेबल के अराउंड और वो कॉफ़ी पी रहे हैं, वो चाय पी रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों में या फिर मीटिंग कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में क्या होता है भाई, चाय पिएगा, कोई कॉफ़ी पिएगा या फिर भोजन करेगा या मीटिंग चल रही होगी, उन सभी केसेस में क्या होगा, फेस इनसाइड होगा। ठीक है ना, तो डायरेक्ट इनसाइड ना कह के इस तरह से बात को घुमा करके क्वेश्चन में देते हैं। थर्ड सिचुएशन क्या होती है जिसमें इनसाइड आउटसाइड दोनों आपको नजर आते हैं, मतलब ये दोनों सिचुएशन मिक्स करके दिया जाता है। ठीक है ना, तो आगे डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे तब उसकी चर्चा करेंगे, अभी बस मैं केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ टॉपिक में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड वाले में, पॉलीगोनल अरेंजमेंट, जिसको क्या कहा जाता है, बहुभुजी। क्या कहा जाता है, बहुभुज। आपको पता है ना, बहुभुज जो होता है उसमें क्या होता है, ट्रायंगल होता है, स्क्वायर या रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, ये सब यहाँ पर आते हैं, ये सब पॉलीगन के अंदर है। त्रिभुज हो गया आपका, चतुर्भुज में दोनों सिचुएशन है आपका, वर्ग और आयत, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, ऐसे चलता है, या डेकागन तक 10 भुज तक भी बन सकता है। स्पेशली बैंकिंग में इस तरह की सिचुएशन होती है कि एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि वो डेकागन तक क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हमें पढ़ना है, लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल तो ये टॉपिक का 3 सेक्शन ना होके बस 2 सेक्शन बनता है। एक आपका लीनियर का बनता है और दूसरा आपका सर्कुलर और पॉलीगन का बनता है। क्यों? क्योंकि जो सर्कुलर को सॉल्व करने का अप्रोच होता है वही अप्रोच हम लोग पॉलीगोनल अरेंजमेंट को सॉल्व करने में यूज करते हैं। तो जो पॉलीगोनल स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सर्कुलर की तरह ही सॉल्व हो जाता है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो आपके सामने पूरा टॉपिक बस 2 तरह से डिवाइड है, एक लीनियर का और दूसरा सर्कुलर का। उसी के अंदर हम पॉलीगोनल को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर में हम लोग चलेंगे सबसे पहले सिंगल अरेंजमेंट की ओर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर में सिंगल अरेंजमेंट, मतलब सिंगल लाइन में जो लोग बैठते हैं, बैठने की जो व्यवस्था बनती है उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। चलो, सबसे पहले आपके सामने ये है पहला क्वेश्चन, जहाँ से आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। देखो बातें बहुत सी हैं यहाँ पर, लेकिन वो बातें हम लोग धीरे धीरे बीच बीच में करते रहेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, समझेंगे भी। ठीक है, बहुत सी बातें यहाँ पर जानना है आपको, बहुत सी चीज़ें सीखना है इस टॉपिक के अंदर। इस टॉपिक में लोगों से गलतियाँ होती हैं, क्यों होती हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर सीखो तो फिर आपसे गलती नहीं होगी दोबारा। ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो, पढ़ो क्या कहा गया यहाँ पर। एक पंक्ति में 5 व्यक्ति हैं। क्वेश्चन में पहले ही ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, 5 लोग हैं, जिनमें एच ओ के दाईं ओर, यहाँ पर आपने देखा क्या मिल गया टर्म, एक राइट टर्म मिला दायां ओर, तथा आर के बाईं ओर दूसरा टर्म क्या है, बाईं ओर। फिर उसके बाद कहा एफ एल का पड़ोसी है, यहाँ पर देखो क्या मिला, एक पड़ोसी है। पड़ोसी का मतलब क्या, ठीक उसके बगल में है, तो बाएं छोर से 5वां एक टर्म मिला यहाँ पर, छोर मतलब एंड। ठीक है ना, तो देखो इस क्वेश्चन में ये सारी चीजें हैं, सबसे पहले इन टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। तो देखो अभी तक ऑर्डर रैंकिंग में तो ठीक है, आप चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ ये टर्म बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेशन नहीं करना है, इन्हीं के बेसिस पे जो टर्म्स दिए गए हैं इन्हीं के बेसिस पे ही क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, और डिपेंड करता है ये क्या दिए गए हैं। देखो यहाँ पर पहली चीज़ यहाँ पर है लेफ्ट और राइट। ध्यान देना, यहाँ पर जो बात मैं बता रहा हूँ उस बात को बहुत गौर से सुनिएगा आप। क्या दिया गया है,
लेफ्ट और राइट, दो चीजें यहाँ पर मिल गई। तो देखो ध्यान रखना, मैंने पहले ही कहा है सीटिंग अरेंजमेंट में आपको लेफ्ट और राइट की सिचुएशन मिलेगी हर एक केसेस में, जो तीनों केस आपने देखा था, या मैं ये कहूँ दो केस, एक लीनियर और सर्कुलर का, तो वहाँ लेफ्ट और राइट मिलेगा। ठीक, अब बात ये आती है जैसे ये लीनियर है, लीनियर अरेंजमेंट जब भी हम बनाएंगे सिंगल लाइन का, तो हम लोग ये एज्यूम करके चलेंगे लाइन में बैठे हुए व्यक्तियों का मुख इस तरफ है और ठीक इन सभी व्यक्तियों के पीछे आप खड़े हैं इस तरह से, आपका मुख इस तरह से है। तो इससे क्या होगा, अगर आप इस तरह से जूम करके चलेंगे तो जो इनका राइट होगा वो आपका राइट होगा और जो इनका लेफ्ट होगा वो आपका लेफ्ट होगा। तो क्वेश्चन में जहां भी राइट दिया जाएगा आप अपने राइट के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करेंगे और जहां लेफ्ट दिया जाएगा अपने लेफ्ट के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करेंगे। ठीक है ना। कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि क्वेश्चन में यही कहा जाता है कि ये व्यक्ति आपकी तरफ मुख करके बैठे हैं, तो उनमें हम लोग क्या करेंगे, हम अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, जितना हमारी अपनी सुविधा के अनुसार हम चीज़ों को क्या करेंगे, बदल लेंगे। ठीक है, बताएंगे हम उसको आगे। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में यही दिया गया है कि बस ये बताया गया है कि इनमें कौन किसके दाईं ओर या बाईं ओर है, पड़ोसी, बस इतनी सी बातें हैं। तो ठीक इसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। अब बात पड़ोसी की आती है, तो सुनो इस चीज को जरा। इंग्लिश में क्या होगा, नेबर लिखा दिया जाएगा, नेबर टू द ऐसे करके लिखा होगा, या एडजेसेंट लिखा होगा। ठीक है, देखो नेबर का मतलब भी पड़ोसी होता है, एडजेसेंट का मतलब भी पड़ोसी होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि नेबर हो जाए, एडजेसेंट हो जाए, ठीक है, ये सारी चीजें एक ही हैं। ठीक, अच्छा, नेबर्स के जैसे यहाँ पड़ोसी लिखा है, कभी कभी लिखा रहेगा इमीडिएट नेबर। ठीक, इसका भी मतलब वही होता है। ठीक है, नेबर। ठीक है ना, इमीडिएट नेबर का मतलब तुरंत पड़ोसी, मतलब कि ठीक बगल वाला। ठीक है ना। या नेक्स्ट टू, इंग्लिश में एक और टर्म मिलता है आपका, नेक्स्ट टू, इसका भी मतलब वही होता है, पड़ोसी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप समझना। इंग्लिश के लिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, नेबर, या जस्ट नेबर इस तरह से कहा जाता है, या इमीडिएट नेबर। ठीक है ना, ये सारी बातें एक ही हैं। हिंदी में आपका मिलेगा क्या, पड़ोसी, या निकटवर्ती कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, निकटवर्ती कहा जाएगा, या पड़ोसी कहा जाएगा, या स्पष्ट रूप से होगा कि ठीक बगल में उसके बैठा हुआ, या फिर या नेक्स्ट टू की जगह है। जैसे इंग्लिश में नेक्स्ट टू यूज होता है, तो फिर हिंदी में यहाँ पर कहा जाएगा अगला, मतलब ए का अगला बी है। बात समझ में आ गई ना। तो ये सारी बातें एक ही तरह से हैं। तो ये अब यहाँ पर एक और टर्म है छोर, इसका मतलब होता है, देखो इसको हम राइट एंड बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट एंड बोलते हैं। मतलब ये दायां छोर है और ये बायां छोर है। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर मैं इस तरह से कहूँ कि ए बी सी, इस तरह से तीन लोग एक पंक्ति में बैठे हैं, तो मैं कहूँगा सी क्या है, दाएं छोर पर बैठा हुआ है, और बी कहाँ, ए कहाँ बैठा हुआ है, बाएं छोर पर बैठा है। ठीक है ना। तो यही इसका मतलब है। अब चलो क्वेश्चन को हम लोग अरेंज करते हैं और आंसर करते हैं। जरा देखो किस तरह से हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। क्वेश्चन जब भी आप पढ़ो, क्वेश्चन में अगर कोई डेटा ऐसा हो जिसका हम यूज नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर, तो उस डेटा को छोड़ना नहीं है। डेटा को आपको क्या करना, साइड में लिख करके चलना। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप साइड में लिख करके चलो, छोड़ो नहीं। बाद में हम चीज़ों को अरेंज कर लेते हैं। स्पेशली ये काम आपका इम्पोर्टेंट होता है जब हम लोग पजल्स को सॉल्व करते हैं, क्योंकि पजल्स बहुत बड़े होते हैं। वहाँ पर इंफॉर्मेशन को हम बार बार पढ़ नहीं सकते हैं। अगर हम पढ़ेंगे तो टाइम कंज्यूम होगा, या फिर हम अपना कोई ना कोई डेटा मिस कर देंगे, या हो सकता है हम रिपीट करके कुछ न कुछ रिपीट लिख दें। तो इससे चीज़ों से क्या होता है, टाइम का कंजम्पशन होता है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे क्वेश्चन में कहा गया पंक्ति में 5 व्यक्ति हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कितने व्यक्ति हैं। देखो क्या कहा, जिनमें एच ओ के दाईं ओर है। किसके दाईं ओर, ओ के दाईं ओर। तो ओ के दाईं ओर कौन बैठा है, एच बैठा है। दायां इधर हमने क्यों एज्यूम किया, क्योंकि मैं यही मान रहा हूँ ओ का मुख इधर है और मैं इसके ठीक पीछे खड़ा हूँ। तो जो ओ का दायां है वही मेरा दायां है। बात समझ में आ गई ना। यहां पर देखो फिर इसके बाद क्या दिया गया है, एच ओ के दाईं ओर तथा आर के बाईं ओर है। कौन, एच। एच ओ के दाईं ओर तथा आर के
बाईं ओर है, आर का बायां इधर होगा। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है तथा, इसके बारे में भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपको मैंने जो वर्ड के बारे में पहले बता दिया है, आप लोग सुन अलग अलग टॉपिक में देखा है आपने जो वर्ड, ठीक, तथा और इस तरह से वाइल जिससे जबकि आता है, ठीक है ना, लेकिन शब्द आता है, इन सब का क्या मतलब, या जिसका आ जाता है, इन सब का क्या तात्पर्य है, ये किसकी तरफ इंडिकेट करते हैं, किसकी तरफ इशारा करते हैं, वो सारी चीज़ें भी आज मैं आपका क्लियर कर दूंगा, क्योंकि ये सारी बातें इस टॉपिक के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे इन्होंने इंफॉर्मेशन क्या दिया, एफ एल का पड़ोसी है। कौन, एफ एल का पड़ोसी। तो देखो यहाँ पर ना तो एफ है ना ही एल है, तो एल का पड़ोसी अगर है कौन, एफ, ठीक, तो देखो यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकती है, एफ एल के राइट में हो जाए या एफ एल के लेफ्ट में हो जाए, ये दोनों सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। लेकिन जब भी हमें इस इंफॉर्मेशन को लिखना होगा तो हम शॉर्ट में बस इस तरह से लिखेंगे, जैसे एफ एल का पड़ोसी है, या इस तरह से कभी आ जाए एफ का पड़ोसी एल और एम है, बस एक ही बार में हम यहाँ पर लिख लेंगे, ऐसे बात समझ में आ गई ना। या कभी कभी नहीं करके भी दिया जाता है, जैसे कहा जाए ए का पड़ोसी ना तो बी है ना ही सी है, बस इस तरह से लिख करके डेटा हम यूज़ करेंगे। मतलब इन्फॉर्मेशन जो हम लिखेंगे उसको भी शॉर्ट में लिखेंगे, ऐसा कि हमें बहुत ज़्यादा ना पेन चलाना पड़े, ना बहुत ज़्यादा हमें टाइम कंज्यूम करना पड़े। बात समझ में आ गई ना। तो देखो यही इन्फॉर्मेशन आप इस तरह से लिख सकते हो कि एल का पड़ोसी कौन है, एफ है, या एफ का पड़ोसी एल, बात एक ही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो पहले ही क्वेश्चन में एक बात इन्होंने क्या कहा था, 5 व्यक्ति हैं, केवल 5 लोग। तो देखो 5 लोगों की बात हो गई, 3 यहाँ पर है, 2 व्यक्ति इधर हैं। तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, उन सब चीज़ों को आपको समझना होगा। लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर और देखो, कहा है जो बाएं छोर से पांचवा है, तो ये जो वर्ड किसको संकेत कर रहा है, एल को संकेत कर रहा है। मतलब यहाँ पर आप एल का नाम रख के पढ़ो, देखो आसान हो जाएगा, एल बाएं छोर से पांचवा है ना। तो देखो, तो बाएं छोर से पांचवा होने का मतलब क्या, काउंटिंग आप इधर से करना शुरू करोगे, 1 2 3 और पांचवा, तो 5 ही लोग तो हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, एल यहाँ पर बैठा है। ध्यान देना, ये 3 लोग थे, या तो ये दो के दोनों इधर आते, या तो ये दो के दोनों इधर आते, ठीक। लेकिन ये इंफॉर्मेशन जो इन्होंने दिया, इससे बात कंफर्म हो गई कि एल इधर आ रहा है बिल्कुल राइट में, लेकिन एल एफ का पड़ोसी है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास और है, तो ऑब्वियसली एफ फिर यहीं आएगा, और इस तरह से पूरा का पूरा अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। आप देखो यहाँ से अब हम लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखो क्या कहा, कौन व्यक्ति ठीक मध्य में है, कौन व्यक्ति ठीक मध्य में है, ठीक है ना। इसको भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे, एक मध्य होता है, ठीक है ना, या फिर होता है बीच में, ठीक है ना, इस तरह से इंग्लिश में होगा मिडिल या बिटवीन, ठीक। तो यहाँ पर देखो मध्य में कौन है, यहाँ पर आर है, ठीक है। मध्य को भी समझाते हैं आपको। देखो यहाँ पर 5 लोग थे, इसलिए एक व्यक्ति भी ठीक मध्य में आ गया, हमारा आंसर मिल गया ए पार्ट। लेकिन अगर यहाँ पर 5 लोग ना होकर के 6 लोग होते तो क्या होता, मतलब अभी ये विषम संख्या थी, तब तो एक व्यक्ति बीच में आएगा। लेकिन सम संख्या अगर हो जाए, जैसे कहा जाए ए बी सी और डी, 4 लोग हैं, तो मध्य में कौन है, तब उस केस में मध्य में ये 2 व्यक्ति आना शुरू होंगे, क्योंकि इन दोनों का अगर एक समूह आप बनाओ तो देखो इनके राइट में एक व्यक्ति और लेफ्ट में एक व्यक्ति, ठीक, जैसे यहाँ पर हो रहा था, राइट में 2 व्यक्ति और लेफ्ट में 2 व्यक्ति, दोनों तरफ संख्या क्या है, बराबर है, इसलिए वो क्या है, मध्य में है। बात समझ में आ गई ना। तो ये सिचुएशन भी आपको देखने को मिल जाती है कभी कभी कि इवन नंबर ऑफ पर्सन हैं, सम संख्या में लोग वहां पर बैठे हुए हैं, फिर भी वहां पर क्वेश्चन में मध्य आ जाता है, ठीक है ना। तो उसका मतलब क्या होता है कि वहां 2 लोग मध्य में हैं, ठीक। बात समझ में आ गई ना। तो क्वेश्चन में ये पूरा आपका था कि ये अरेंजमेंट जो आपने किया, देखो पूरा क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बहुत ही बेसिक से हमने शुरुआत कर रखा, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए हम इसको आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए कि जिससे कि आपका कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट इस टॉपिक में ना रहे।
क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा इससे परेशान होते हैं। बहुत लोगों को हमारे पास कॉल आई, बहुत लोगों को मैसेज आई इस टॉपिक के लिए, ठीक है। इसलिए मैं बिल्कुल बहुत ही थॉरो वे में चल रहा हूँ, टॉपिक को डिवाइड करते हुए। चलो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह निर्देश दिया गया था, आपने देखा, तो ये था आपके 3 क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। उसी अरेंजमेंट पर अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन फिर से है, क्या कहा गया है, एच के दाईं ओर कितने लोग हैं। तो देखो अगर इस क्वेश्चन में देखो तो क्या अरेंजमेंट था, OHRFL। OHRFL का जो अरेंजमेंट है, OHRFL का जो अरेंजमेंट है, इसमें इन्होंने क्या कहा, H के दाईं ओर कितने लोग हैं। तो देखो H यहां पर बैठा है और इसका दायां छोर इधर को है, और इसके दाईं ओर कितने लोग बैठे हुए हैं, 3। हमारा आंसर क्या होगा, सी पार्ट होगा। तो आपने देखा कि इससे पहले जो क्वेश्चन था वहां पर क्या पूछा गया था, वहां पर पूछा गया कि मध्य में कौन बैठा, व्यक्ति का नाम पूछा गया। यहां पर क्या पूछा गया, कितने लोग हैं, यहां संख्या सिर्फ पूछी गई है। तीसरा क्वेश्चन आप देखना, देखो इसको, तीसरा क्वेश्चन यहां पर क्या था, OHRFL। इसमें देखो क्या पूछा, एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति का पड़ोसी कौन है। पूरी कंडीशन के साथ इन्होंने दे रखी है कि एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति का पड़ोसी, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले उस व्यक्ति की ओर जाओ जिसका नाम लिया गया है, यहाँ पर एल है, ठीक ना। और इसके बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, एच बैठा है। यहाँ पर भी जरा गौर कीजिएगा, आप लोग बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं बच्चे यहाँ पर, समझना इसको। अगर यहाँ पर इस तरह से लिखा हो ABCDE, इस तरह से लिखा है, तो जरा आप समझना इसको। ए के अगर हम बाईं ओर बढ़ रहे हैं तो पहला व्यक्ति कौन होगा, बी। दूसरा व्यक्ति कौन होगा, सी। तीसरा व्यक्ति होगा डी, और चौथा व्यक्ति होगा ई। लोग गलती क्या करते हैं, पहला यहां से काउंट करना शुरू कर देते हैं, ए को ही पहला एज्यूम कर लेते हैं, फिर कहेंगे दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इस तरह से। तो ये कहना गलत है। ध्यान देना, जब लेफ्ट या राइट में हम बढ़ते हैं तो उसके पड़ोसी से काउंटिंग 1 से हम स्टार्ट करते हैं, ना कि उस व्यक्ति से करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान दो, अगर कोई ये गलती यहाँ पर करेगा कि तीसरा बाईं ओर तीसरा स्थान जा रहा है लेकिन शुरुआत यहाँ से करेगा 1 2 3, तब उस केस में आर होगा। लेकिन होना क्या चाहिए, एच से शुरू होना चाहिए, तो उस केस में एच होगा। बात समझ गए ना। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है, बहुत बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं। तो यहाँ पर हम पहुंच गए एच के पास, क्या कहा, एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति का पड़ोसी कौन है। तो ऑब्वियसली एच क्या है, बीच में बैठा है, तो इसके 2 पड़ोसी होंगे, ठीक ना। अब इसको भी समझना आप, 2 तरह की सिचुएशन होगी, कुछ लोगों के 2 पड़ोसी होंगे और कुछ लोगों के 1 पड़ोसी होंगे। कैसे, जो व्यक्ति बीच में आएगा उसके 2 पड़ोसी होंगे, और जो किनारों पर बैठा होगा, छोर पर बैठा होगा, एंड पर बैठा होगा, उसका सिर्फ 1 पड़ोसी होगा, है ना। तो यहाँ पर H बीच में है तो इसके 2 पड़ोसी हैं, कौन कौन से, O और R। अब आप यहाँ पर देखो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, बी ऑप्शन में हम यहाँ पर दिया गया है R और O, आंसर क्या होगा हमारा सेकंड पार्ट। बात समझ में आ गई ना। तो अगर आप देखो इन 3 क्वेश्चन में जो 1 से 3 तक थे, इन सभी क्वेश्चन में अगर आप देखो तो तीनों क्वेश्चन में 3 अलग अलग तरह की बातें थी। पहले क्वेश्चन में आपने देखा, पूछा गया था पहले क्वेश्चन में मध्य में कौन बैठा, दूसरे क्वेश्चन में संख्या पूछी गई, लेफ्ट या राइट, इस तरह से क्वेश्चन आपका बन सकता है। और तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पड़ोसी के बारे में पूछा गया। तो यहाँ पर और इसी तरह की सिचुएशन क्या हो सकती है, क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि छोर पर बैठे हुए व्यक्ति कौन कौन से हैं, या हु आर द एट द एंड्स, मतलब एंड मतलब छोर। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, O और L, ठीक। तो इसी तरह से यहाँ क्वेश्चन आपके सामने
बदलता रहेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी चीज़ें इन सब क्वेश्चन से समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक को हम स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही, बेस को आपको बनाने के लिए ही इस क्वेश्चन को हमने किया। अब आप देखिए आगे जो भी क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, आपको एक काम करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर जब आप सॉल्व कर लो, फिर आप प्ले करके पूरा सॉल्यूशन देखो और फिर अपने आंसर को मिलाओ और देखो कि अगर कोई कमी है तो कहाँ पर वो कमी है, उसको आपको दूर करना है। आंसर गलत होता है तो इस चीज़ को देखो, एनालिसिस करो कि क्यों गलती हुई, क्या आपसे गलतियाँ हो रही। तो जो इस टॉपिक के अंदर ज़्यादा गलतियाँ लोगों से होती ना, वो गलतियाँ फिर नहीं होंगी। सबसे ज़्यादा समस्या इस टॉपिक में यही आती है कि सारे अरेंजमेंट करने में गलती हो जाती है, और मोस्टली एग्ज़ाम में क्या होता है, ऑप्शन में भी वो चीज़ें दे रखी होती हैं जो आप गलती करते हो, क्योंकि एग्जामिनर्स को भी पता होता है कि गलती आप कहाँ करोगे। उसी के अकॉर्डिंग वो ऑप्शन को सेट कर देते हैं और आप उसमें फंस जाते हो। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखना कि आप बहुत ही अटेंटिव होकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना सिटिंग अरेंजमेंट का। इसलिए मैं बहुत स्पीड से नहीं चल रहा हूँ आज की क्लास में, मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5 दो यहाँ पर देखो क्वेश्चन निर्देश में दिया गया है, 4 और 5 दोनों के लिए सेम अरेंजमेंट होगा। क्वेश्चन को आप थोड़ा रीड करो, देखो यहाँ पर क्या कहा गया। पी क्यू आर एस टी और यू एक पंक्ति में बैठे हैं, कितने लोग हैं, काउंटिंग करो इनकी, 3 3 6, कितने लोग हैं भाई, 6 लोग यहाँ पर हैं। कितने लोग हैं, 6 लोग। ये संख्या बहुत ही जरूरी होता है, कारण उसका क्या है, अभी मान लो अरेंजमेंट आप करते रहो, 5 लोग बैठ गए हैं, एक कोई स्थान बीच में खाली होगा तो ऑब्वियसली एक व्यक्ति वही होगा जिसका नाम यहाँ पर नहीं दिया गया होगा, ठीक है ना। और इससे एक हेल्प और मिलती है, लेफ्ट या राइट की पोजीशन को ब्लॉक करने का। अगर उस पोजीशन को ब्लॉक भी करते हो तो वो भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फिर गलतियां वहां पर नहीं होती हैं। आगे क्या कहा, टी और यू पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। टी और यू पंक्ति के मध्य में, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में 6 लोग दिया गया और टी और यू को मध्य में बोला गया, तो क्या सिचुएशन होगी भाई। सिचुएशन फिर यही हो सकती है कि टी और यू या तो ऐसे बैठ जाएं या तो टी और यू ऐसे बैठ जाएं, क्योंकि इन दोनों का लेफ्ट या राइट नहीं बताया गया। बात समझ में आ गई ना। यही रीजनिंग है, रीजनिंग में इस बात का ध्यान रखना, जो इन्फॉर्मेशन आपका दिया गया है उसी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे, अपनी तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले टी को फिर यू को रखना है, नहीं, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से अरेंज करते हुए आगे बढ़ना। तो देखो दो केस बन गए, तो दो केस के जब बनते हैं तो क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक केस आगे चल के कैंसिल हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे जाकर के, और अगर ऐसा नहीं होता है, दो के दोनों केस बिल्कुल सटीक बनते हुए चलते हैं और फाइनल अरेंजमेंट भी दोनों में हो जाता है, तब उस केस में डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, ठीक है ना, किस चीज़ पे पूछा गया। अगर दोनों से आंसर सेम आ रहा है तो एग्जैक्टली वही हमारा आंसर होगा, अगर दोनों से आंसर डिफरेंट आ रहा है तो फिर वहां पर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे, ठीक है ना। उसकी भी चर्चा अभी हम करेंगे, हम आपको बताएंगे ऑप्शन किस किस तरह से बदलता है। चलो देखो आगे इन्होंने क्या बोला, पी और क्यू दो छोरों पर बैठे हुए हैं, मतलब पी और क्यू क्या है, किनारों पर बैठे हैं। एक बात समझना आप, 6 लोगों की बात की गई थी, जब 6 लोग थे, ये दोनों मध्य में हैं, मध्य का मतलब क्या हुआ, ऑब्वियसली दोनों तरफ की संख्या क्या है, बराबर, क्योंकि 6 लोग बैठे हैं, दो तो यहीं पर आ गए, फिर दो लोग राइट में, दो लोग राइट में, दो लोग लेफ्ट में होंगे, तब जाकर के ये मिड में होगा। पी और क्यू दो छोरों पर बैठे हैं, तो क्या सिचुएशन हो सकती है, अगर पी यहां पर बैठेगा तो ऑब्वियसली क्यू यहां पर बैठेगा, और अगर क्यू यहां पर बैठेगा तो ऑब्वियसली पी यहां पर बैठेगा। तो ध्यान देना, दोनों केस के लिए दो अरेंजमेंट जो बन रहे हैं, दोनों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है, ठीक। आगे इन्होंने क्या कहा, आर पी के ठीक बाईं ओर बैठा है। आर किसके बाईं ओर बैठा है, पी के ठीक बाईं ओर बैठा है ना। तो देखो यहां पर P के बाईं ओर बैठा है कौन, R,
इस तरह की सिचुएशन है, ऐसा तब संभव होगा जब P राइट एंड पर होगा। अगर P को लेफ्ट एंड पे आप बैठाओगे तो बाईं तरफ कोई पोजीशन खाली ही नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ इस कंडीशन से, सॉरी इस इंफॉर्मेशन से ये कंक्लूजन निकलता है कि P यहीं पर बैठेगा। अगर P यहाँ बैठेगा तो Q यहाँ पर बैठेगा, और अगर ऐसा हुआ तो P के ठीक बगल में R यहाँ पर आ गया और एक स्थान बच गया। इसका मतलब एक व्यक्ति जिसका नाम नहीं लिया गया वो कौन है, S, वो बैठेगा यहाँ पर। बात समझ में आ गई ना? तो इस तरह से अरेंजमेंट कंप्लीट हुआ और यही सारी चीज़ें यहाँ पर भी चलेंगी। P को फिर से आपको यहीं बैठाना होगा, R को यहीं बैठाना होगा, और P यहाँ बैठा तो Q यहीं पर बैठेगा, तो उस केस में S भी यहाँ पर बैठेगा। बस डिफरेंस सिर्फ ये मिड में आ रहा है। दोनों केस बन गए। देखो अभी तक क्वेश्चन फिनिश हो गया है, लेकिन दोनों सिचुएशन बनते चले गए हैं और यहाँ पर कोई भी केस डिस्कार्ड नहीं हुआ दोनों में से, ठीक है ना? तो इसलिए हम दोनों को लेकर के यहाँ पर आंसर को निकालने की कोशिश करेंगे। ये देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, Q के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? Q कहाँ बैठा है? यहाँ पर बैठा ना। Q के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है ये पूछा गया। तो Q के दाईं ओर यहाँ पर S है और यहाँ पर कौन है, S है। तो दो ही तो केस थे और दोनों केस से आंसर सेम आ रहा है, तो फिर एग्जैक्टली आंसर हमारा क्या होगा, S। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। बी और डी को जरा पढ़ो, क्या कहा है, कोई नहीं बैठा है। ये कहना क्या हो गया, गलत हो गया। बैठा है ना, यस है ना। तो आंसर क्या होगा हमारा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, इनमें से कोई नहीं, वो है कौन, एस। ठीक है ना, जो बैठा है वो है कौन, एस है। इसलिए हमारा आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई हैं। ऑप्शन अगर मान लो इस तरह से, सपोज करो कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया होता, पूछा जाए कि दाएं छोर से तीसरा व्यक्ति कौन है, तो देखो फिर आंसर आपका क्या होगा, दाएं छोर से तीसरा व्यक्ति। अब यहां पर आप समझना कि जब दाएं छोर से, जब छोर से काउंटिंग होती है तब 1 2 3 इस तरह से चलते हैं, लेकिन अगर बाएं छोर से पूछता तो यहां से हम 1 2 3 ऐसे काउंट करते। ठीक है ना, तो इस पे भी आपको ध्यान देना है। तो दाएं छोर से तीसरा व्यक्ति यहां पर कौन आ गया, यू। यहां पर दाएं छोर से तीसरा व्यक्ति कौन आ गया, टी। दो सिचुएशन थी, दो अरेंजमेंट थे और दोनों में आंसर आपका क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा। ठीक है ना। तो दोनों में आंसर अगर अलग अलग आ रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहां पर हमारा आंसर होगा डेटा इनसफिशिएंट, मतलब आंकड़े अपर्याप्त। क्या कहेंगे हम, आंकड़े अपर्याप्त। ठीक है, अगर कभी इस तरह से आपके सामने केस आएगा कोई क्वेश्चन का, तो वहां पर क्या होगा, आंकड़े अपर्याप्त। ठीक, बात समझ में आ गई ना। या फिर और कुछ केसेस हैं, उसको अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे, ऑप्शन किस तरह से और आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यही केस थे। चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा, निम्न में आर का पड़ोसी कौन है। आर का पड़ोसी, अगर आप यहां पर देखो, यहां पर तो आर का पड़ोसी कौन है, यहां पर आर का पड़ोसी है पी और यू। लेकिन आप जब यहां पर आते हो, जब आप यहां पर आते हो तब उस केस में आर का पड़ोसी है पी और टी। एक बार आपको यू और पी मिला है और एक बार आपको टी और पी मिला है। तो ध्यान देना, यहाँ पर हमने जो अभी चर्चा किया इससे पहले कि जब दो अलग अलग इन्फॉर्मेशन आए तो किस तरह से आंसर हमको करना। तो यहाँ पर देखो दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं हमारे, तो उसमें हम क्या करेंगे, निर्धारित नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटरमाइन पे टिक करना है, या फिर डेटा इनसफिशिएंट, आंकड़े अपर्याप्त पे टिक करना। इसकी जगह पर अगर निर्धारित नहीं कर सकते जो दिया है ऑप्शन, अच्छा अगर आप यहाँ पर चेक करो तो यूपी भी देखो यहाँ पर दिख रहा है, और अगर आप देखो टी और पी तो देखो यहाँ पर टी और पी भी हैं, दो के दोनों दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, मतलब अगर किसी ने गलती किया केवल एक बनाया इसमें से, तो समझ लो कि आपको कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा, लेकिन आंसर क्या है, डी पार्ट है। ठीक है ना।
तो यहां पर आप समझना कि अगर निर्धारित नहीं कर सकते, ये नहीं दिया जाएगा, तो क्या होगा, इसकी जगह पर होगा आंकड़े अपर्याप्त। क्या होगा, आंकड़े अपर्याप्त। तब उस केस में हम इसी को टिक करेंगे, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक होगा, हम उसको टिक करेंगे। या इसके अलावा क्या ऑप्शन आपके सामने हो सकता है, उसको जरा आप समझना। हो सकता है ऑप्शन इसी तरह से हो, यू पी टी यू, आर का पड़ोसी पूछा था, ठीक है, एस टी क्यू पी, इस तरह से दिया। तो आप समझना है यहाँ पर, जरा देखो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, यूपी है, टी यू है, एस टी है, क्यू पी है। अगर आप देखो तो दो सिचुएशन थी, दोनों सिचुएशन में से अगर आप देखो सिर्फ एक सिचुएशन यहाँ पर आई, यू एक में यूपी था, एक में टीपी था। लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो सिर्फ यूपी दिया गया है, और कहीं पर यहाँ चार ऑप्शन में से यहाँ पर कहीं नहीं मिला आपको, निर्धारित नहीं कर सकते या आंकड़े अपर्याप्त, तो उस केस में आंसर हम इसी को टिक करेंगे, ठीक है ना। ये नहीं कहना कि ऑप्शन गलत दिया गया है, ऑप्शन हमारा ए पार्ट ही फिर टिक होगा। क्यों? क्योंकि चार विकल्प हैं, तो उन चार विकल्प में से एक विकल्प ऐसा है जो पॉसिबल है, संभव है, ठीक है ना। इसका मतलब जो ऑप्शन दिया गया है, एग्जामिनर ने जो ऑप्शन दिया है, वो इस केस को कंसीडर कर रहा है, इस वाले केस को, समझ गए ना। और अगर इसी की जगह पर टीपी दिया होता तो हम टीपी को ही टिक करते। बात समझ में आ गई ना, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। ऐसा आप मत सोचना कि ये ऑप्शन गलत है, एग्जाम में ऐसा बहुत बार आपको मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पर ऑप्शन गलत है, नहीं, ऑप्शन नहीं गलत है, ठीक है ना। वो केस उसने दोनों में से एक को ही कंसीडर किया है, ठीक है ना। तो कम से कम एक यहाँ पर सही आएगा, इस तरह। इसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकता है, इसी तरह ऑप्शन आपका हो सकता है टीपी, यूपी, टीयू, इसी तरह से। और साथ साथ यहाँ पर दिया जा सकता है या तो या तो विकल्प ए या विकल्प बी। बात समझना है यहाँ पर। इस तरह से अगर दिया जाएगा तो हम इसी को टिक करेंगे, क्योंकि देखो टीपी एक सिचुएशन है, यूपी वो भी एक सिचुएशन है, या तो विकल्प ए या विकल्प बी, मतलब इन्हीं दोनों में से कोई एक यहाँ पर सिचुएशन बनेगी, ठीक है ना। तो उस केस में हमारा आंसर क्या होगा, लास्ट पार्ट ही होगा। तो इस तरह से ऑप्शन आपके सामने बदलेंगे एग्जाम में, देखो चीज़ें सब वही हैं, बस ऑप्शन बदल दिया जाता है आपके सामने, ठीक है ना। तो ये सारी बातें भी आपको समझ में आ गई हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, फिफ्थ था। अब हम लोग 6 पर आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 को आप समझो, चलो रीड करो। पहले इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो आप, और देखो क्या आप कर पाते हो या नहीं, फिर उसके बाद सॉल्यूशन को देखो। चलो रीड करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कहा गया। 5 लोग आपकी ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं, y x के बाईं ओर है, w z के दाईं ओर बैठा है, v x के दाईं ओर बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 5 लोग कहा गया है, लेकिन यहाँ जो कहा गया ना, आपकी ओर मुख करके बैठे हैं, तो देखो यहाँ पर बस आपको ध्यान देना थोड़ा सा। अगर आप इस तरह से एज्यूम करते हो कि हमारा मुख इस तरफ है, तो ऑब्वियसली अगर ये लोग आपकी तरफ मुख करके बैठेंगे तो इस तरह से बैठेंगे, है ना। तो अगर ऐसे बैठेंगे तो क्या होगा उस केस में, समझना, जो इनका राइट होगा ना, वो आपका लेफ्ट होगा, और जो इनका लेफ्ट होगा वो आपका क्या होगा, राइट होगा, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, कंफ्यूजन बार बार होगा। मतलब यहाँ पर दायां बोला जाएगा तो आपको अपने बाईं ओर चलना होगा, और जब यहाँ पर बायां बोला जाएगा तब आपको क्या करना होगा, अपने दाईं ओर चलना होगा। तो उसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा बना रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जरा समझना। अगर आप गौर करो तो क्वेश्चन में सिर्फ एक बार कहा गया कि आपकी ओर मुख करके बैठे हैं, उसके बाद पूरे क्वेश्चन में कहीं पर आपके दाएं या बाएं की बात
नहीं की गई है, सिर्फ इन्हीं लोगों के दाएं और बाएं की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है ना। तो जब इन्हीं लोगों का दायां बायां है तो क्या फर्क पड़ता है, अगर ये लोग ऐसे मुख करके बैठ जाएं और मैं इनके पीछे खड़ा हो जाऊं या फिर इनके आगे खड़ा हूं इस तरह से इनकी तरफ मुख करके, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इन्हीं लोगों के दाएं या बाएं की बात हो रही है। बात समझ में आ गई ना। तो हम क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट करेंगे, मतलब हम ये मान के चलेंगे कि ये लोग हमारी तरफ मुंह करके नहीं बैठे हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमारे दाएं या बाएं की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, बैठे हुए व्यक्तियों के ही लेफ्ट राइट की बात हो रही है। ठीक है, चलो सेट करते हैं क्वेश्चन को। कहा गया है y x के बाईं ओर है, x के बाईं तरफ कौन है, y है। ठीक, फिर कहता है w z के दाईं ओर बैठा हुआ है, z के दाईं ओर कौन बैठा है, w बैठा हुआ। फिर कहा गया है v x के दाईं ओर बैठा है, x यहाँ पर देखो है, और x के दाईं ओर कौन बैठा है, v बैठा हुआ है। तो बीच में कौन बैठा है, ध्यान रखना है यहाँ पर। अब संख्या इसीलिए मायने रखती, देखो यहाँ पर 5 बोला गया था और 5 का नाम यहाँ पर आ चुका है। ठीक है ना, जब यहाँ पर 5 नाम आ चुके हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होने वाला है, या तो ये वाली सिचुएशन होगी कि जेड और डब्ल्यू ये दो के दोनों इस तरफ आ जाए यहाँ पर, तब ये देखो पूरे 5 का 5 यहाँ पर अरेंज हो जाएगा। या फिर दूसरी सिचुएशन आपके सामने ये हो सकती है, दूसरी सिचुएशन आपके सामने यह हो सकती है कि जेड और डब्ल्यू इस तरफ आ जाएं और इस तरह से 5 का 5 अरेंजमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। ये दो सिचुएशन है फिर से, और इन दोनों सिचुएशन को जरा आप समझना। अगर हम पहले की बात करें, अगर आप यहाँ पर ऑप्शन देखो तो कहीं पर ऐसा नहीं दिया गया आंकड़े या पर्याप्त, इस तरह का कहीं नहीं दिया गया है। ठीक है ना, या ऐसा भी नहीं दिया है ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आंसर आने वाला हमारा, कैसे आएगा आप उसको देखो क्या होगा। अगर आप यहां पर देखो तो पहले केस में क्या पूछा गया था, देखो बीच में कौन बैठा है, ये तो कहा ना। तो पहले केस में बीच में कौन आ रहा, वाई, इन 5 में बीच में कौन आएगा, वाई आएगा। लेकिन जो दूसरा केस होगा उस केस में इन पांचों में बीच में कौन आएगा, वी। मतलब एक केस से आंसर वाई है और दूसरे केस से आंसर क्या है, वी है। ठीक है ना, चलो अब हम ऑप्शन की ओर देखते हैं, क्या ऑप्शन में वाई है, जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी में वाई लिखा हुआ। क्या ऑप्शन में कहीं पर वी नजर आ रहा, जी नहीं। मतलब आप समझ गए कि अब ये किस तरह का, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन किस किस तरीके से बदलता है, उन्हीं में से एक तरीका ये वाला है। देखो आप यहां पर दो सिचुएशन थी, दोनों सिचुएशन में से एक सिचुएशन जो सेकंड था इसको कंसीडर नहीं किया गया, इसको कंसीडर किया गया, इस फर्स्ट सिचुएशन को कंसीडर किया गया और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, बी पार्ट। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा, और अभी तक जितना आपने सीखा है वो सारी चीज़ें आपके पास बेस बनाए जा रहे हैं इन सभी क्वेश्चन से। आगे जो आपकी क्लास होगी उसमें हम लीनियर के ही बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे, जो आपके पजल्स का भी बेस बनाएगा। यहाँ पर तो इस टॉपिक का बेस बन रहा है, पजल का भी बन रहा, लेकिन अगले क्लास में जो भी आप सीखोगे वहाँ पर इस टॉपिक के बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, जो आपके पजल्स के लिए, स्पेशली वो बच्चे जो बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि वहाँ पर हम बेसिक्स ऐसे क्वेश्चन को करेंगे जहाँ पर पजल्स की तरह चीज़ें बदलती हैं। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया, 5 व्यक्ति ए बी सी डी तथा ई आपके सामने मुख करके एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं। फिर से वही कहानी, ये क्या कहा गया है, आपके सामने मुख करके बैठे हैं। ठीक, डी सी के बाईं ओर और बी ई के दाईं ओर है। क्या कहा, सी के बाईं तरफ कौन है, डी है, और बी ई के दाईं ओर है, ई के दाईं ओर कौन है, बी है। ये सिचुएशन है। ठीक, कितने लोग थे, 5 लोग, इस बात का ध्यान रखना है। फिर कहता है बी डी के बाईं ओर है, बी किसके बाईं ओर है,
सॉरी, बी किसके दाईं ओर है, बी ई के दाईं ओर है। तो बी ई के अगर दाईं ओर है, हाँ ठीक है, इसको भी बना दिया। यहां पर देखो ए सी के दाईं ओर है, ए सी के दाईं ओर है, तो देखो यहां पर कहीं सी आया, यस यहां पर आ गया। तो सी के दाईं ओर कौन हो गया, ए हो गया। और बी डी के बाईं ओर है, बी किसके, डी के बाईं ओर है, तो डी के बाएं स्थान पर बी अगर यहां पर आता है तो ऑब्वियसली ई जो होगा वो यहां पर जाएगा। तो 5 के 5 लोग आ गए कि नहीं आ गए, बताओ। सारा अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुका है। आगे जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है उसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ी, पढ़ लेते हैं। देखो क्या कहा, यदि ई पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, तो देखो आप यहाँ पर समझना, ऑलरेडी ये अरेंजमेंट हो चुका है, इंफॉर्मेशन वो ऑटोमेटिक निकल के आ रही जो दिया गया है, ठीक है ना, तो उसकी आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है ये पूछा गया, तो आंसर क्या होगा, डी होगा। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आंसर होगा आपका डी पार्ट, ठीक है। तो इस तरह से आज की क्लास में जो आपने सीखा है, इसको एक बार फिर से आप बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा, बढ़िया से चीज़ों को समझ लीजिएगा। ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई एग्ज़ाम इससे अछूता नहीं है और इसमें गलतियाँ लोगों से होती हैं। तो बच्चों, अगली क्लास में हम बेहतरीन से क्वेश्चन के साथ आपसे मिलेंगे, लेकिन कुछ बातें आपसे और करनी है, उसको ज़रा आप सुनिएगा। यहाँ पर जो भी बच्चे क्लास के शेड्यूल या कोर्सेज से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, पेड या नॉन पेड, कोई भी आपको जो भी जानकारी चाहिए, वो व्हाट्सएप और कॉल के थ्रू आप इस नंबर से हमसे जुड़ सकते हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आपको लिंक शेयर किया जाता है, क्वेश्चंस पोस्ट किए जाते हैं, वो सब आप प्राप्त करने के लिए इन सब प्लेटफॉर्म से ये दिए गए आईडी के थ्रू जो हमसे जुड़ सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, आपसे हम अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।